For cricket updates and exclusive video content, follow Crickwick on social media handles and their YouTube channel. पाकिस्तान ने रिसेंटली 17 मेंबर्स का T20 स्क्वाड अनाउंस किया फॉर द न्यूजीलैंड टूर, जहां पे कि पाकिस्तान को 5 T20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं। अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं T20 क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि ना तो सिर्फ ये बायलैटरल सीरीज़ हैं जिसमें कि न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है, बल्कि 6 महीने के बाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप भी है US एंड वेस्ट इंडीज़ में। तो उस हवाले से पाकिस्तान का जो T20 कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा इन द कमिंग मंथ्स, इसके ऊपर आई थिंक काफ़ी बात हो रही है। और जो पाकिस्तान ने स्क्वाड सेलेक्ट किया है, इसमें आई थिंक कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सकें कि इस प्लेयर को टीम में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में इस तरह की बातें होती हैं। तमाम जो प्लेयर्स हैं वो नेशनल T20 या उससे पहले जो PSL हुआ था उसमें परफॉर्म कर आए हैं। और पाकिस्तान के जो 3-4 फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम शाह हो गए, एहसानुल्लाह हो गए, मोहम्मद हसनैन हो गए, ये इंजर्ड भी हैं और शादाब खान भी अब इंजर्ड हो गए हैं, तो इस वजह से हमें कुछ नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल आई थिंक काफ़ी अच्छा और बैलेंस स्क्वाड है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो एक ओमिशन से रिलेटेड है। मोहम्मद हारिस, जिनको कि नहीं सिलेक्ट किया गया, एक यंग बैट्समैन है, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी खेलते हैं और इस साल उनका PSL में अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 350 उन्होंने रन्स किए थे और स्ट्राइक रेट जो है वो तकरीबन 180 का था। इसी तरह अगर आप पिछले 2 सालों में देखें तो पाकिस्तान के अकेले ऐसे बैट्समैन हैं जिनका कि स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट में 150 से ज़्यादा है। तो क्योंकि पाकिस्तान को अक्सर पावर हिटिंग के इश्यूज़ रहते हैं, तो एक ऐसा प्लेयर जो कि इस तरह का पोटेंशियल उसने दिखाया कि वो थोड़ा अग्रेसिव बैटिंग कर सकता है। और सबसे ज़्यादा जो एक रेयर चीज़ होती है पावर हिटिंग में वो होती है कि आप आते साथ ही जो है वो अपने आप को हिटिंग जोन में लेकर आएँ। बहुत कम लोगों में जो है ये एबिलिटी है। दुनिया के जो बेस्ट बैटर्स भी हैं, पावर हिटर्स भी जो हैं, वो नॉर्मली सेटल होने में कोई 15-20 बॉल्स लेते हैं। लेकिन हारिस का अगर हम पहले 10 बॉल्स के ऊपर स्ट्राइक रेट देखें T20 क्रिकेट में तो 148 का है, जिससे पता चलता है कि उनमें एक वो रेयर स्किल है कि वो आते साथ ही हिटिंग कर सकते हैं। हारिस की जो सिलेक्शन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट थी, उसको आई थिंक समझने के लिए पाकिस्तान का T20 कॉम्बिनेशन और पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं T20 क्रिकेट में उसको जो है थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान बहुत देर से जो है वो बाबर और रिजवान के साथ जो है वो ओपन कर रहा है T20 क्रिकेट में। बड़े अच्छे भी इन्होंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, काफ़ी सेंचुरी पार्टनरशिप्स भी हुई। लेकिन अगर आप रिसेंटली देखें, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, या उसके बाद अभी न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी इन पाकिस्तान, जिसमें न्यूजीलैंड के 9 प्लेयर्स जो हैं वो IPL में बिजी थे, उनकी B टीम पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान वो वाली सीरीज़ भी नहीं जीत सका, बल्कि एक मैच में बारिश हो गई थी, शायद पाकिस्तान वो सीरीज़ हार भी जाता। तो आई थिंक कि थोड़ा सा इस हवाले से जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि क्या बाबर और रिजवान को मज़ीद कमिंग मैचेस में ओपन करना चाहिए कि नहीं। आई थिंक कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट भी शायद अब इसी तरफ जा रही है कि इन दोनों को जो है वो ओपन नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो इसका सल्यूशन निकाल रहा है, आई थिंक कि उससे मज़ीद जो है वो सिचुएशन ख़राब हो सकती है, क्योंकि अब प्लानिंग में ये नज़र आ रहा है कि शायद जो ओपनर्स हैं पाकिस्तान के वो साइम अयूब और मे बी मोहम्मद रिजवान होंगे और बाबर आजम जो हैं वो शायद 3 के ऊपर आएंगे, या बाबर आजम जो हैं वो ओपन करेंगे और मोहम्मद रिजवान जो है वो 3 के ऊपर आएंगे। लेकिन आई थिंक कि ये इस मसले का हल नहीं है, बल्कि इससे ये सिचुएशन मज़ीद इस वजह से ख़राब हो सकती है कि लेट्स एज्यूम कि अगर साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान ओपन करते हैं और साइम अयूब की जो विकेट है वो अगर जल्दी गिर जाती है, तो आप देखेंगे पावर प्ले में रिजवान और बाबर दोबारा से बैटिंग कर रहे होंगे। तो इससे तो बेहतर फिर यही था कि आप उनको ओपन ही करवा दें। लेकिन अगर आपने इनमें से किसी एक को 3 पे यूज़ करना है, तो ये दोनों किसी न किसी सिचुएशन में आपस में साथ में बैटिंग कर रहे होंगे, तो वो आपका मसले का हल नहीं होगा। अगर इस चीज़ को भी एज्यूम कर लिया जाए कि साइम अयूब जल्दी नहीं आउट होंगे, इवन दो कि वो पावर हिटर हैं तो उनके जल्दी आउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर ये भी एज्यूम कर लिया जाए कि साइम जो है वो एक लंबी इनिंग्स खेलते हैं, उनके साथ अगर रिजवान ओपन कर रहे हैं वो भी एक लंबी इनिंग्स खेलते हैं, तो इस सिचुएशन में भी लेट्स एज्यूम कि 9 या 10 ओवर्स जो हैं ये साथ में खेलते हैं, तो क्या अब अगर 10वें ओवर में फर्स्ट विकेट गिरती है तो क्या वहाँ पे अगर बाबर आजम 1 डाउन आते हैं तो क्या ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन होगा? क्योंकि इस सिचुएशन में तो नॉर्मली आपने अपने पावर हिटर्स को भेजना होता है, जो कि आखिरी 8 या 10 जो ओवर्स होते हैं उसमें आपको एक पावर हिटिंग करके जो है एक अच्छे टोटल तक लेके जाएं। तो आई थिंक कि जो पाकिस्तान इस मसले का हल निकाल रहा है वो शायद इस कॉम्बिनेशन से जो है वो पूरा नहीं होगा।
इस वजह से आई थिंक कि समबडी लाइक मोहम्मद हारिस जो है, उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो स्क्वाड में बहुत ज़्यादा थी। आइडियली पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए कि बाबर और साइम जो हैं वो ओपन करें, जिस तरह के वो पेशावर ज़ल्मी में भी करते हैं, उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं PSL में। और उसके बाद जो है आई थिंक T20 क्रिकेट में सिर्फ ये मैटर करता है कि आपके ओपनर्स कौन है, उसके बाद हर जो नंबर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और डिपेंड करता है कि आपकी जो विकेट है वो कब गिर रही है। तो अगर साइम और बाबर ओपन कर रहे हैं तो लेट्स से कि अगर पहले ही ओवर में बाबर आउट हो जाते हैं, जो कि अनलाइकली है, लेकिन अगर आउट हो जाते हैं तो अब आप समबडी लाइक रिजवान को नंबर 3 पे भेज सकते हैं, ताकि एक तरफ से हिटिंग होती रहे और एक तरफ से जो है वो आपकी इनिंग्स एंकर होती रहे। लेकिन अगर लेट्स से कि पहले ही ओवर में साइम और बाबर ओपन कर रहे थे और साइम जल्दी आउट हो गए, तो अब आपको साइम की जगह एक एग्रेसिव बैटर ही भेजना होगा, ताकि एक तरफ से एंकर के लिए ऑलरेडी आपके पास बैटर मौजूद है और दूसरी तरफ से जो है वो हिटिंग होती रहे। तो जिस तरह इंग्लैंड जो है वो ऐसे यूज़ करता है डेविड मलान को कि वो उनको सिर्फ तब बैटिंग करवाते हैं जबकि उनकी ज़रूरत हो। तो ये वो एक कॉम्बिनेशन इसमें कि पाकिस्तान को देखना होगा इन द कमिंग मंथ्स। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई थिंक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि हारिस जिनका कि पहली 10 बॉल्स के ऊपर जो स्ट्राइक रेट है 148 का है, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। एक बहुत ही रेयर स्किल है ये। तो बट ओवरऑल आई थिंक कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है वो बड़ा एक जो है रीज़नेबल स्क्वाड है और उसमें कई यंग प्लेयर्स भी हैं। हसीबुल्लाह नो डाउट एक बहुत प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं, फ्यूचर में पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। लेकिन वो जो एक सक्सेशन प्लान होता है किसी प्लेयर को डेवलप करने का, अगर आप जल्द से जल्द वो चेंजेस करते रहें तो आपकी जो प्लेयर डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। मोहम्मद हारिस अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेले थे 2020 में साउथ अफ्रीका में, और हसीबुल्लाह खेले थे 2022 के वर्ल्ड कप में, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था। आपने हारिस को सेलेक्ट किया, 9-10 मैचेस खिला के उनको ड्रॉप कर दिया, अब हसीबुल्लाह आ गए हैं। तो अब 1 महीने के अंदर एक और अंडर 19 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें ऑब्वियसली कोई नया टैलेंट सामने आ जाएगा, वो फिर PSL भी खेलेंगे। तो आप अगर 9-10 मैचेस के बाद हारिस को ड्रॉप कर रहे हैं तो मे बी 2 साल के बाद या 1 साल के बाद आप 9-10 मैचेस के बाद हसीबुल्लाह को भी ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह वो जो प्लेयर की डेवलपमेंट है उसका जो एक प्रोसेस होता है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो आई थिंक पाकिस्तान जब एक टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है तो उसको बैक करना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉपर जो है वो मौका दें, लंबे मैचेस में उसको मौका मिले, तो तभी जो है वो प्लेयर भी अपना पोटेंशियल दिखा सकेगा। लेकिन आई थिंक आने वाले जो चंद महीने हैं वो बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि बहुत से नए प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी भी इन्हीं मैचेस के अंदर होगी। और आई थिंक कि हम इस टीम से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ना सिर्फ ये बायलैटरल सीरीज़ में जो है वो पाकिस्तान को कामयाबी दिलाएंगे, बल्कि आगे होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं।